नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल जो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए एमपीटीटी वर्ग 3 विषय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट 5 है और जो आपकी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही प्रश्न आपको अधिक से अधिक पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको तैयारी इस प्रैक्टिस सेट से करना अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं आपका प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 विषय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट 5। इसके पहले की वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 बता चुके हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट 5 है। चलिए प्रैक्टिस सेट 5 क्या है? इसका भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो आपका पेपर रहेगा उसका भाग 1 रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। उसका प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 क्या है? मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ए नंबर दर्शन शास्त्र, बी नंबर नीति शास्त्र, सी नंबर तर्क शास्त्र और डी नंबर भौतिकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान जो था प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो ये दर्शन शास्त्र का था। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय माना जाता था। मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है। जो मनोविज्ञान है उसका जन्म ही किससे हुआ है? दर्शन शास्त्र से हुआ है। इसलिए मनोविज्ञान को प्रारंभिक विषय आत्मा कहा गया है। इसलिए क्या कि दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा कहा गया है। पेडागॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, पे और लॉग। पेलॉग का अर्थ होता है आत्मा और लॉग का अर्थ होता है देखिए यहाँ पे का अर्थ क्या हुआ? आत्मा, और लोग का अर्थ अध्ययन होता है। अतः अंग्रेजी शब्द पेडागॉजी का शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 1 था, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग है, तो आप उत्तर बता देंगे दर्शन शास्त्र का। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टता निम्नलिखित है। ए नंबर सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बी नंबर बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सी नंबर बालक विषयों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, डी नंबर बालक सीखने में विशेष रुचि नहीं रखते। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषता निम्नलिखित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। देखिए 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों में सीखने में रुचि नहीं होती, इसलिए इस आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए उनकी रुचि के अनुसार ऐसी विधि का प्रयोग करते हैं जिनमें उनकी रुचि हो। जैसे कौन सी विधि हो गई? खेल विधि। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, कोहलबर्ग के अनुसार कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। ए नंबर अवस्था 2, बी नंबर अवस्था 1, सी नंबर अवस्था 3 और डी नंबर अवस्था 4। प्रश्न क्या है आपका? जो आपका कोहलबर्ग है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अवस्था 3। देखिए कोहलबर्ग के नैतिक विकास के तीसरे स्तर अर्थात उत्तर परंपरागत स्तर पर बालक लोगों की आशाएं तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेने लगता है। इस स्तर का पर बालक समाज के नैतिक मूल्यों, नियमों, सिद्धांतों को तार्किक ढंग से परिभाषित करने लगते हैं, जो परंपरागत नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों, नियमों से भिन्न भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसका सही आएगा आंसर कौन सा? अवस्था 3। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है? प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह पर्वतीय बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ए नंबर 18 से 24 वर्ष, बी नंबर 11 से 18 वर्ष, सी नंबर जन्म से 6 वर्ष और डी नंबर 9 से 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 9 से 12 वर्ष। देखिए यहाँ पे जो आपका प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? पर्वत यानी बढ़ती हुई बाल्यावस्था श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आया था डी नंबर 9 से 12। पर्वतीय बाल्यावस्था श्रेणी की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। जो पर्वतीय बाल्यावस्था की श्रेणी की आयु कहाँ से? 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी कहते हैं। यह आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, विकास कभी नहीं रुकता यह कथन निम्न सिद्धांत पर जोर देता है। प्रश्न क्या है आपका? विकास कभी नहीं रुकता यह कथन
निम्न सिद्धांत पर जोर देता है? ए नंबर एकीकरण, बी नंबर व्यक्तिगत मतभेद, सी नंबर एक समान पैटर्न और डी नंबर निरंतरता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर निरंतरता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। कौन सा आनुवांशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है? तो ए नंबर फेनिल कीटोन्यूरिया, बी नंबर टर्नर सिंड्रोम, डी नंबर डाउन सिंड्रोम, डी नंबर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुनना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर टर्नर सिंड्रोम। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए उसे उत्तरदायी माना जा सकता है? प्रश्न क्या है? दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए इसे उत्तरदायी माना जा सकता है? ए नंबर भौगोलिक पृष्ठभूमि, बी नंबर सामाजिकरण, सी नंबर आनुवंशिकता और डी नंबर वातावरण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर सामाजिकरण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है? ए नंबर दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, बी नंबर अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, सी नंबर लक्षण उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता और डी नंबर अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। जो पूर्व संक्रियात्मक काल की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था के बच्चे अहम केंद्रित हो जाते हैं। वे चीज़ों को स्वयं में समृद्ध करके देखते रहते हैं। इस अवस्था में बच्चे लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता सीख लेते हैं। इसी अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। अंतर्दृष्टि जिसे सूझ भी कहते हैं, द्वारा सीखने के सिद्धांत ने प्रयोग किया। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत ने प्रयोग किया था? ए नंबर बिल्ली पर, बी नंबर वन मानुषों पर, सी नंबर कुत्ते पर और डी नंबर चूहों पर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर वन मानुषों पर। देखिए, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने का श्रेय जर्मन वैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर को है, जिसने अपनी पुस्तक मेंटिलिटी ऑफ ओप्स में वर्ष 1925 में प्रस्तुत किया। कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग वन मानू सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। खालिस्तान समृद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। खालिस्तान समृद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। ए नंबर बंदर पर, बी नंबर कुत्ते पर, सी नंबर चूहे पर और डी नंबर बिल्ली पर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर कुत्ते पर। कुत्ते पर समृद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। देखिए, यहाँ पे अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, जिसमें पावलोव ने कुत्ते की लार स्रावित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की। बिल्ली पर किसने किया था? बिल्ली पर थांगडाई द्वारा किया गया था, चूहों पर स्किनर द्वारा और बंदर पर कोहलर एवं कोपका ने प्रयोग किया था। तो यहाँ समृद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था, किस पे किया था? कुत्ते पर किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा है? अनुबंधित सहज क्रिया संबंधित है। ए नंबर स्किनर, बी नंबर कोहलर, सी नंबर पावलोव और डी नंबर थांडाइक। क्या है प्रश्न आपका? अनुबंधित सहज क्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर पावलोव पर। यहाँ पे जो अधिगम के अनुबंधित सहज क्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक इवान पी पावलोव नामक रूसी वैज्ञानिक ने किया। स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत किया। देखो, स्किनर ने कौन सा किया था? स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत, कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत तथा थांडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादक किया। देखो, यहाँ पे अनुबंधित सहज क्रिया संबंधित है, किससे? पावलोव से है। और स्किनर ने क्या किया था? क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत। उसके बाद जो कोहलर ने क्या किया था? अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तथा थांडाइक ने क्या किया था? थांडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर अनुबंधित सहज क्रिया संबंधित है, तो किससे है? आपकी पावलोव से। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। तत्परता का नियम किसने दिया है? प्रश्न क्या है? तत्परता का नियम किसने दिया है? ए नंबर पावलोव, बी नंबर एबिगहास, सी नंबर थांडाइक और डी नंबर स्किनर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर थांडाइक। थांडाइक क्या थे? थांडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियमों का प्रतिपादन किया। थांडाइक ने क्या किया है? थांडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियमों का प्रतिपादन किया। पहला है आपका तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम
और तीसरा है प्रभाव का नियम। और यहाँ पूछा है आपको प्रश्न में तत्परता का नियम किसने दिया, तो आपका उत्तर हो जाएगा थार्नडाइक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, क्लासिकल कंडीशनिंग होने से पहले अनुबंधित उत्तेजना का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द दिया गया। ए नंबर प्राकृतिक उत्तेजना, बी नंबर अनुबंधित उत्तेजना, सी नंबर सामान्य उत्तेजना और डी नंबर तटस्थ उत्तेजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर तटस्थ उत्तेजना। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या है, व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। ए नंबर पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। बी नंबर व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थी की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। सी नंबर सभी शिक्षार्थी को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुत शैली को एकरूप बनाने में। और डी नंबर सभी शिक्षार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ए नंबर परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। बी नंबर सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। सी नंबर अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। डी नंबर कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर सीखने की विविध अनुबंधों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ए नंबर एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, बी नंबर बहुबुद्धि सिद्धांत, सी नंबर सूचना प्रक्रम सिद्धांत और डी नंबर जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना का सिद्धांत। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द योजना में छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक तथा सशैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। अतः व्यापक शब्द जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना का सिद्धांत के अलावा अन्य तीनों विकल्पों द्वारा समर्थित किया जाता है। तो यहाँ पे जेपी गिलफोर्ड बुद्धि संरचना का सिद्धांत आएगा और बाकी तीन उसे समर्थित करते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, योगात्मक मूल्यांकन को किस रूप में परिभाषित किया गया है। ए नंबर कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने या निर्देश के बाद छात्र के प्रदर्शन को माप करने की प्रक्रिया के रूप में। बी नंबर छात्रों को यह बताना कि उन्हें कैसे प्रदर्शन करना है। सी नंबर एक प्रभावी तरीके से पढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में। डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने या निर्देश के बाद छात्र के प्रदर्शन को माप करने की प्रक्रिया के रूप में। प्रश्न था आपका योगात्मक मूल्यांकन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18, एक परीक्षण तभी मान्य कहलाता है जब यह ए नंबर निष्पक्ष और शिक्षक पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। बी नंबर जिसे मापने का दावा करता है उसे मापता है। सी नंबर समय के साथ अनुरूप परिणाम देता है। डी नंबर सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के खिलाफ बचाव करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर जिसे मापने का दावा करता है उसे मापता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में क्या कहा है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर इदम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती वे इदम भंडार में सुरक्षित हो जाती हैं। देखिए बच्चों, देखिए इसमें प्रश्न में क्या पूछा है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। तो आप उत्तर बता देंगे, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती वे इदम भंडार गृह में सुरक्षित हो जाती हैं। इदम एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इदम क्या होती है, एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसमें व्यक्ति की मूल भावनाएं आती हैं। इदम किसी तरह का तनाव सहन नहीं कर सकता तथा यह पूर्ण रूप से अचेत रूप में कार्य करता है। फ्रायड के अनुसार, जो फ्रायड है उनके अनुसार, फ्रायड के अनुसार इदम को पूर्वजों की स्मृति के अवशेषों का भंडार माना जाता है। यह अंधापन की स्थिति है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर क्या हो गया, ए नंबर इदम। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है। ए नंबर मजबूत भावनाएं,
पसंदगी एवं नापसंदगी। बी नंबर मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। सी नंबर अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है। डी नंबर बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी। प्रश्न था आपका, बहिर्मुखी विद्यार्थी अपनी अभिव्यक्ति पसंद एवं नापसंद को बता देता है। जो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है, बहिर्मुखी विद्यार्थी अपनी अभिव्यक्ति पसंद या नापसंद को बता देता है, परंतु अंतर्मुखी विद्यार्थी अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकता और परिस्थितियों में समायोजन न कर पाने के कारण उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो आपका प्रश्न नंबर 20 था, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना आरंभ करते हैं। ए नंबर मानव शरीर में, बी नंबर धर्म में, सी नंबर यौन संबंधों में और डी नंबर विद्यालय में। प्रश्न क्या है? 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ मानव शरीर भी नहीं हो सकता, धर्म भी नहीं हो सकता और यौन संबंध भी नहीं हो सकता। इसका सही आंसर है डी नंबर, विद्यालय में। देखिए क्या होता है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक की प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक की क्या हो जाती है? प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए इस आयु वर्ग को विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाता है, वहाँ पर मित्र बनाता है। इस अवस्था में पहली बार बालक अपने पारिवारिक परिवेश से निकलकर बाहरी परिवेश में प्रवेश करता है। इसलिए 6 से 10 वर्ष की अवस्था वाले बालकों में विद्यालय के प्रति रुचि बढ़ती है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 21 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 22। पुरस्कार एवं दंड है। ए नंबर स्वाभाविक प्रेरक, बी नंबर अर्जित प्रेरक, सी नंबर कृत्रिम प्रेरक और डी नंबर सकारात्मक प्रेरक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, कृत्रिम प्रेरक। पुरस्कार एवं दंड क्या है? कृत्रिम प्रेरक है। पुरस्कार एवं दंड कृत्रिम प्रेरक है। ये प्रेरक स्वाभाविक प्रेरकों कौन कौन से अनुकरण, प्रतिष्ठा, सुख प्राप्ति आदि के पूरक के रूप में कार्य करते हैं और व्यक्ति के कार्य या व्यवहार को नियंत्रित और प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है? एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। ए नंबर अध्यापिका की मनोदशा, बी नंबर बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, सी नंबर कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, डी नंबर बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, बच्चे के निष्पादन का स्तर। देखिए, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे का निष्पादन स्तर कैसा है। यदि निष्पादन स्तर निम्न होगा तो उसे अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर, बच्चे का के निष्पादन का स्तर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ए नंबर स्वतः शोध, बी नंबर एल्गोरिदम, सी नंबर मानसिक वृत्ति और डी नंबर प्रकारात्मक स्थिरता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्वतः शोध। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न से किसके उदाहरण है? तो यह आंसर में जाएगा स्वतः शोध। स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है। देखिए, स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है जो उन्हें संगत प्रतीत होते हैं। प्रश्न अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण की दो प्रमुख प्रविधियां हैं। देखिए, यहाँ पे जो अन्वेषण और साध्य साक्ष्य विश्लेषण की दो प्रमुख प्रविधियां हैं। यहाँ पे पूछा था पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, स्वतः शोध। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ए नंबर वाक्य कल्पना का निर्माण करना, बी नंबर समस्या के प्रति जागरूकता, सी नंबर प्रासंगिक जानकारी का एकत्र करना, डी नंबर वाक्य कल्पना का परीक्षण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, समस्या के प्रति जागरूकता। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान का पहला चरण समस्या के बारे में जानना होता है। वैज्ञानिक भाषा में समस्या के प्रति जागरूकता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26। जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थी को त्रुटियों में सुधार करना चाहता है या चाहती है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? ए नंबर, अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। बी नंबर, उसे अपने विद्यार्थी की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। और सी नंबर है आपका, सी नंबर क्या कह रहा है? उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ और अबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती है। देखिए, जो अध्यापक है, अध्यापक अपने विद्यार्थी की त्रुटियों में सुधार करने का प्रयत्न करते हैं।
तो उनके लिए सबसे उचित है कि उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ में अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर हो गया सी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? ए नंबर आवश्यकता का सिद्धांत, बी नंबर अंतनोद का सिद्धांत, सी नंबर शारीरिक सिद्धांत और डी नंबर दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर आवश्यकता का सिद्धांत। मेस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। मेस्लो ने अभिप्रेरणा के लिए 5 आवश्यकता स्तर बताए हैं। कौन कौन से हैं? आत्मानुभूति, सम्मान की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और शारीरिक आवश्यकता। तो ये आपका जो प्रश्न था आपका प्रश्न नंबर 27 में मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा गया, क्या कहा गया? आवश्यकता का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ए नंबर कुछ शिक्षार्थी सूचना का जल्दी प्रकरण करते हैं जबकि उसी कक्षा में अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। बी नंबर पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धिलब्धता परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। सी नंबर एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0 से 75 के समान उच्च है। और डी नंबर शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर क्या है? पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धिलब्धता परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या है? चल देखते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 29 का? बी नंबर रॉस ने कहा था। रॉस ने क्या कहा था? रॉस ने कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? और इस वीडियो का ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 अंतिम प्रश्न है। और आपको जो प्रैक्टिस सेट कौन सा बता रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट 5 है। आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये प्रैक्टिस सेट 5 है। इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट 6, ऐसे आपको पूरे प्रैक्टिस सेट बताएंगे हम। ये आपका 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले के वीडियो में 1 से 4 तक प्रैक्टिस सेट बता चुके हैं। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्न आएंगे जो आपकी प्राथमिक शिक्षक परीक्षा होने वाली है MPTET वर्ग 3 की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 30। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? ए नंबर सीखना एक निष्क्रिय गृहशील प्रक्रिया है। बी नंबर सीखना कौशलों के संचय के समान है। सी नंबर सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। और डी नंबर सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। देखिए सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। सीखना क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। मनुष्य समाज में रहकर तथा समाज के मानकों मूल्यों के आधार पर सीखता है। अतः सामाजिक क्रियाएं सीखने में सुविधा उपलब्ध कराती हैं तथा मनुष्य के विकास में सहायता प्रदान करती हैं। इस प्रकार से आपका ये जो आपका प्रैक्टिस सेट 3 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का कंप्लीट होता है, जिसमें आपको हमने 30 प्रश्न बताए। यदि आपको ये जो 30 प्रश्न हैं ये प्रैक्टिस सेट के ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।